नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक और आप देख रहे हैं यूपी लाइव। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको ले चलेंगे एक कार्यक्रम में जहां पर मुख्यमंत्री खुद अपने संबोधन में क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि स्वयं सहायता समूह में महिलाओं को किस तरीके से उनका उत्साहवर्धन किया और लगातार उनको हर संभव मदद पहुंचाने की बात की। उन स्वयंसेवी समूहों के साथ जुड़ करके अगर कार्य करना प्रारंभ कर लेंगे तो हर जनपद में हम एक बलनी मिल्क प्रोड्यूसर की तरह ही एक नए ऐसे महिला स्वयंसेवी संगठन खड़ा कर सकते हैं जो मातृशक्ति के स्वावलंबन की दिशा में, बहन और बेटियों के स्वावलंबन की दिशा में एक बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। मैं इस पूरे अभियान के लिए सबसे पहले ग्राम्य विकास विभाग को हृदय से धन्यवाद देता हूं और जो स्वयं सहायता समूह आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जिन्हें इतनी राशि का वितरण हो रहा है, उन सबको हृदय से बधाई देता हूं, उनके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जैसे कि बताया गया कि देखिए, पिछले कुछ समय से जो कार्यक्रम हुए हैं, आपने देखा होगा एक महिला स्वयंसेवी समूह मनरेगा के अंतर्गत और भी कार्य करने के इच्छुक हैं और प्रशासन को चाहिए कि हम उनके साथ संवाद बना करके उन्हें कार्य देने के लिए प्रेरित करें। अच्छा है, कार्य के लिए वे सभी कार्यक्रम उन तक हम पहुंचाने का कार्य करें जिससे उनके हाथों को रोजगार मिल सके और वे अधिक से अधिक कार्यों के साथ जुड़ करके, शासन की योजनाओं के साथ जुड़ करके अपने समूह को और भी लाभकारी बना करके औरों के सामने एक प्रेरणा प्रस्तुत कर सकें। प्रदेश के अंदर इस दिशा में पिछले 8-9 महीनों के दौरान बहुत काम हुआ है। खासतौर पर आपने देखा होगा, अभी हम लोगों ने एक बीसी सखी से बातचीत किया है। प्रदेश के अंदर हर ग्राम पंचायत में एक बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी के चयन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और उनकी ट्रेनिंग का कार्यक्रम हो रहा है। ट्रेनिंग के बाद ये हर गांव में जाएंगी, पैसे के लेन देन के कार्यक्रम को बैंकों से जोड़ करके ये लोग स्वयं वहां पे संपादित करेंगे। कितना बड़ा कार्य है ये। आपने देखा होगा, कोरोना कालखंड में हम वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, किसान सम्मान निधि या फिर जनधन अकाउंटधारी महिलाओं के खाते में जो प्रधानमंत्री जी ने अतिरिक्त धनराशि उन्हें उपलब्ध कराई थी, इस सभी के लिए लोग बैंकों में जाते थे, वहां लाइन लगाते थे। कोरोना का खतरा समाप्त नहीं हुआ, हर गांव में बैंक भी नहीं है। हमारे पास प्रदेश के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो 59,000 के आसपास ग्राम पंचायतें हैं। हमारे पास 700 से अधिक नगर निकाय हैं, लेकिन बैंकों की संख्या प्रदेश में कुल 18,000 है। तो स्वाभाविक रूप से हर गांव में बैंक की शाखा नहीं है, तो हर गांव में बैंक की शाखा या बैंक उपलब्ध न होने के कारण उन्हें 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर तक जाना पड़ता है। आने जाने में समय लगना, बैंक में भीड़ होने पर वहां उनको वेट करना, ये सभी कार्य। दूसरा, बैंक का एक कार्य दिवस का होता है उनका, सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक ही वे पैसे का लेन देन कर सकते हैं। लेकिन जब ये बीसी सखी गांव में काम करेंगी तो किसी भी समय पैसा जमा करने और पैसा निकालने का एक सुविधा गांव के सामान्य व्यक्ति को गांव में ही प्राप्त होगा। अनेक महिला स्वयंसेवी समूह से जुड़ी भी सदस्यों को इसके साथ जुड़ने का अवसर मिला है। ये 58,000 से अधिक ये बीसी सखी प्रदेश की ग्राम पंचायतों में बन रही हैं। एक बहुत बड़ा कार्य हो रहा है और महिला स्वयंसेवी समूह के लिए यह एक अवसर है। इसी प्रकार से सामुदायिक शौचालयों की स्वच्छता और उसके रखरखाव की व्यवस्था, आप देखेंगे हर ग्राम पंचायत में एक सामुदायिक शौचालय बनना है। यानी 59,000 ग्राम पंचायतों में एक सामुदायिक शौचालय बनेगा तो 59,000 महिला स्वयंसेवी समूह से जुड़ी भी एक महिला को उसके साथ जुड़ने और 6,000 रुपए महीने, यानी उसके रखरखाव साफ सफाई की व्यवस्था के बदले 6,000 रुपए हर महीने उन्हें उपलब्ध होगा। बीसी सखी के बाद सामुदायिक शौचालयों के रखरखाव और उसके स्वच्छता के प्रति जागरूकता और उसको पूरी तरह देखभाल करना, और उनको इतना रोजगार का सृजन वहां पे हुआ है। जैसे अभी अलीगढ़ के अंदर
आपने देखा होगा कैसे एक महिला स्वयंसेवी समूह से जुड़ी बहन ने बोला कि पति का काम नहीं था, घर की आवश्यकता थी, उन्होंने इस व्यवस्था को संभाला। और मैं चाहूंगा कि स्वच्छता के लिए हाथ से वहां पे पोछा लगाने की आवश्यकता न पड़े, बल्कि हम उसके लिए मशीन और या उस प्रकार की व्यवस्था दें जिससे वे लोग साफ सफाई भी रख सकें, लेकिन साथ साथ जो स्वास्थ्य के आवश्यक नियम हैं उसका पालन भी वहां पर किया जा सके। इस बात को भी हमें ध्यान में रखना होगा। उसके साथ हम उनको जोड़ें। किसी की गरीबी का फायदा हम लोग किसी को भी न लेने दें, बल्कि उसके साथ हम उनके सम्मान की रक्षा भी करें और उनको स्वच्छता के प्रति भी जागरूक करेंगे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। मैं अलीगढ़ के और अन्य सभी जिला प्रशासन से कहूंगा कि इस बात का ध्यान रखेंगे। हर ग्राम पंचायत में जिन भी बहनों को ये काम देंगे तो उन पर इस बात के ध्यान रखने की आवश्यकता है। प्रदेश सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि प्रदेश के अंदर जितने भी राशन की दुकानें हैं, जहां भी कोई अनियमितता की शिकायत आती है और वह निरस्त होती है तो पहली प्राथमिकता गांव की महिला स्वयंसेवी समूह को देने की होनी चाहिए। और इसमें हमें बिना किसी उसके महिला स्वयंसेवी समूह को ये कोटे की दुकान देनी चाहिए और उसमें आवश्यक प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है तो उन्हें दे करके इस कार्यक्रम को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि एक जगह जहां पे ट्रैक्टर से राशन लाने का काम महिला स्वयंसेवी समूह से जुड़ी हुई महिलाएं स्वयं ट्रैक्टर चला के राशन लेके आ रही हैं। ये महिला स्वावलंबन का और मिशन शक्ति का एक प्रभाव है। ये उसका परिणाम है कि कितनी मजबूती और कितने विश्वास के साथ वे अपने गांव के लोगों के लिए राशन उपलब्ध कराने के लिए पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रही हैं। क्योंकि एक महिला जब स्वावलंबन के साथ आगे बढ़ती है तो परिवार ही नहीं, पूरा समुदाय, पूरा गांव के सामने एक विश्वास का वो प्रतीक बनता है। एक अच्छा कार्य इसके माध्यम से होता है। प्रदेश सरकार ने पहले चरण में प्रदेश के अंदर 200 से अधिक विकास खंडों में बाल विकास और पुष्टाहार के द्वारा दिए जाने वाले पोषाहार की व्यवस्था महिला स्वयंसेवी समूह को दिया है। प्रदेश सरकार ने एक सैद्धांतिक निर्णय लिया है कि प्रदेश के अंदर सभी विकास खंडों में जितने भी हमारे 821 विकास खंड, इन सभी में हम लोग महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और मुझे प्रसन्नता होगी कि जब पहले चरण में जो 200 से अधिक पर एक कार्रवाई चल रही है, जिस पर इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, ये कार्यक्रम अगर सफलतापूर्वक आगे बढ़ जाता है तो ये अपने आप में देश के लिए एक मानक होगा। दूसरा, समय पर कुपोषित महिलाओं को, बच्चों को उनका पोषाहार उपलब्ध हो जाए और वे उसका सेवन करने लग जाएं, इसके बारे में जागरूकता का एक विशाल कार्यक्रम आगे बढ़ा लें तो इसका व्यापक प्रभाव पड़ने वाला है। स्वास्थ्य पर, इसके यानी सामुदायिक स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ेगा और लोग स्वाभाविक रूप से प्रदेश के अंदर जो मातृ मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर है, इन सबको नियंत्रण करने में भी हमें बहुत मदद मिलेगी। इन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ा सकते हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है, ड्रेस, स्कूली बच्चों के ड्रेस निर्माण के लिए भी बहुत सारे जनपदों ने अच्छा काम किया है। खासतौर पर प्रयागराज में 17,000 ड्रेस एक महिला स्वयंसेवी समूह के द्वारा बनाया जाना, और ये तो हर एक ग्राम पंचायत में हमारे प्रदेश के अंदर 1,58,000 से अधिक हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल हैं। 1,80,00,000 से अधिक, यानी दिल्ली की जितनी आबादी है उतना हमारे यहां बेसिक शिक्षा परिषद में बच्चे पढ़ते हैं। उतने बच्चों के लिए 2-2 यूनिफॉर्म बनाने की कार्रवाई, और उतने बच्चों के लिए यूनिफॉर्म बनाने की कार्रवाई के साथ ही उतने बच्चों 1,80,00,000 बच्चों को स्वेटर भी प्रदेश सरकार दे रही है। ड्रेस बनाने के साथ साथ स्वेटर की बुनाई का काम भी, उसकी ट्रेनिंग के कार्यक्रम को भी कुछ महिला स्वयंसेवी समूह को हम जोड़ सकेंगे तो एक साथ 1 वर्ष पहले ही अगर उनको इस बात का ऑर्डर देकर के वे बनाने लग जाएंगी तो उनके पास एक बहुत बड़ा कार्य इसके माध्यम से उपलब्ध हो सकता है। लेकिन साथ साथ हमें इस ट्रेनिंग को देने के साथ ही हमें रेडीमेड गारमेंट्स के साथ भी इसको जोड़ना चाहिए। आखिर उत्तर प्रदेश इसका हब क्यों नहीं बन सकता है? जब गांव में एक एक महिला स्वयंसेवी समूह इस कार्य के साथ जुड़ करके और स्वयं विश्वास के साथ कह सकती हैं कि नहीं, हम अच्छा सिलेंगे, अच्छा कपड़ा सिलेंगे, तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उन्हें मार्केट से रॉ मटेरियल उपलब्ध करवाएं।
और फिर उनके लिए मार्केटिंग की व्यवस्था करें। जो भी कपड़ा वे सिलते हैं उन्हें मार्केट तक पहुंचाने की व्यवस्था, और इसमें हमें उन्हें आगे बढ़ाने के लिए कार्य करना चाहिए। एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत जो प्रदेश के अंदर विभिन्न जनपदों की अलग अलग उत्पाद है, महिला स्वयंसेवी समूह की इसमें बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है, इसके प्रचार प्रसार में, इसकी ब्रांडिंग में और इसकी मार्केटिंग में। जैसे एक महिला स्वयंसेवी समूह ने बताया कि उन्होंने कैसे मूंज के बर्तन अपने तरीके से उन्होंने बनाए हैं, ऐसे ही अलग अलग समूह के द्वारा अलग अलग, कहीं कालीन का काम होता है, कहीं साड़ी का काम होता है, कहीं पे अन्य अलग अलग कार्य होते हैं। बहुत अच्छा कार्य हम इसके माध्यम से कर सकती हैं। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर जो संभावनाएं हैं वह हैं अगरबत्ती बनाने के काम भी। बहुत सारे स्थल आप देखते होंगे, बड़े बड़े धर्मस्थल हैं, बड़े बड़े जगह लोग फूल की खेती करते हैं, पुष्प की खेती करते हैं, लेकिन पुष्प जब तक पौधे से तोड़ा नहीं जाता है तब तक उसमें वह पुष्प रहता है। मंदिर में चढ़ाने के बाद 10 घंटे 12 घंटे के बाद फिर उसको निकाल के फेंक दिया जाता है। अगर हम उसे कलेक्ट कर लें, एक जगह इकट्ठा करके सुखा लें, तो उससे धूप अगरबत्ती भी बन सकती है, उससे इत्र भी बन सकता है, उससे तमाम अन्य चीजें बन सकती हैं। यानी भगवान को अर्पित किए गए या अतिथि को अर्पित किए गए पुष्प का कैसे उपयोग किया जा सकता है, यह आज एक नई ट्रेनिंग के कार्यक्रम को हम जोड़ सकते हैं। इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार से गौ आधारित खेती के लिए भी हम लोग कार्यक्रम बना सकते हैं। महिला स्वयंसेवी समूह एफपीओज के साथ भी गठन किया जा सकता है गौ आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए। या मैंने देखा था इस बार दीपावली के अवसर पर गाय के गोबर से लोगों ने दीपक बनाए, बड़े पैमाने पे लोगों ने इसको खरीदा। बहुत सारी जगह महिला स्वयंसेवी समूह ने मिट्टी के दीपक बनाए, दीपावली के अवसर पर और अन्य अवसरों पर उसकी बहुत बिक्री हुई। बहुत अच्छा उसका एक देखने को मिला, लोगों में एक नया आकर्षण उसको देखने को मिला। अगर गांव गांव में और नगर नगर में इस प्रकार का कार्य होने लग जाएगा तो हमें दीपावली के अवसर पर झालर लेने के लिए या दीपक लेने के लिए या गौरी गणेश की प्रतिमा के लिए चीन पे निर्भर रहने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ेगा, या चीन अपने उत्पाद को हमारे मार्केट में कैसे ला पाएगा। आत्मनिर्भर भारत का आधार हमारी स्थानीय उत्पाद और महिला स्वयंसेवी समूह के द्वारा जो स्थानीय स्तर पर किया जा रहा प्रयास है ये बनेगा। और इस दृष्टि से बहुत सारी महिला स्वयंसेवी समूह ने बहुत अच्छा, बहुत शानदार कार्य किया है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज इस कार्यक्रम के साथ जहां एक रिवॉल्विंग फंड उनके यहां उनको अलग अलग स्वयंसेवी समूहों को उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है, साथ ही साथ यहां पर एक ट्रेनिंग के साथ हमारा एक विशेष एमओयू उत्तर प्रदेश का यूपी एसआरएलएम और आईसीआईसीआई बैंक के मध्य में एक यहां पर समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर हुआ है कि ये दोनों मिलकर के इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर हर एक स्थल पर लेके जाएंगे। हमारा प्रयास होना चाहिए कि अभी प्रदेश के अंदर लगभग 4 लाख के आसपास महिला स्वयंसेवी समूह हैं और 45 लाख के आसपास बहनें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि अगले 1 वर्ष के अंदर हम इसको क्या दुगना कर सकते हैं। अगर हम दुगना कर लेंगे तो कितनी महिलाओं को हम आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करके महिला सशक्तिकरण यानी मिशन शक्ति के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सकते हैं। एक बहुत बड़ा कार्य होगा और इस दिशा में मैं ग्राम्य विकास विभाग से कहूंगा कि यूपी एसआरएलएम जो कार्य कर रहा है ये बहुत अच्छा उनका प्रयास है। हमारे दोनों मंत्रियों के मार्गदर्शन में विभाग के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव और अन्य अधिकारियों के निर्देशन में ये कार्यक्रम उनके नेतृत्व में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। एक बार फिर से आज जिन महिला स्वयंसेवी समूहों को ये रिवॉल्विंग फंड उनके अकाउंट में वितरण करने की व्यवस्था की गई है, मुझे विश्वास है कि आप इस पूंजी का उपयोग करते हुए अपने स्वयंसेवी समूह को अन्य लोगों के लिए प्रेरणादायी बनेंगे। और मैं तो चाहूंगा कि प्रदेश के अंदर जो दुग्ध समिति जो विभिन्न क्षेत्रों में डेयरीज हैं
इन डेयरी के साथ महिला स्वयंसेवी समूह को जोड़ करके दुग्ध उत्पादन के साथ, जैसे बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर ने अच्छा काम किया है, उनकी ट्रेनिंग का एक कार्यक्रम इनके बीच में लगाएं और उनके कार्यक्रम के साथ ही इसको अगर हम जोड़ सकेंगे, बहुत अभिनंदनीय कार्य हो सकता है। इससे गाय भी बचेगी, साथ साथ लोगों में जो बुरी आदतें होती हैं, बहुत सारी जगह आप देखते होंगे नशा लोग ज्यादा करते हैं, तो नशा की जगह लोग जब दूध उपलब्ध होगा तो दूध पीना प्रारंभ करेंगे। ये दुग्ध का उत्पाद, इसकी डिमांड है, लेकिन उस रूप में हमें सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा जिसकी गुणवत्ता पर कहीं भी कोई प्रश्न न खड़ा कर सके। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जो महिला स्वयंसेवी समूह हैं, इनके द्वारा जो कार्य प्रदेश के अंदर ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है, ये अभिनंदनीय कार्य है। मैं इन सभी बहनों को हृदय से इस कार्य के लिए उनका अभिनंदन करता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि सभी जिला प्रशासन इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएगा। एक दूसरा जो शिकायत अभी बांदा से हम लोगों ने देखी है, देखिए आपको याद होगा कोरोना कालखंड के दौरान सरकार ने कुछ निर्णय लिए थे और हम लोगों ने इस बारे में कहा था कि अगर गांव का कोई व्यक्ति बीमार है तो उस व्यक्ति को ग्राम निधि से हम लोग तत्काल धनराशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर लें, अगर उसके पास आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं बना है। आयुष्मान भारत का कार्ड हर एक गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति का बनना चाहिए, लेकिन फिर भी वह कहीं से छूट गया है तो उपचार के लिए तत्काल उसको एक निश्चित राशि उपलब्ध करवाने की व्यवस्था, लगभग 2000 रुपए तक की राशि उसे उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करने के लिए कहा गया था। किसी व्यक्ति के घर में राशन नहीं है, उसका राशन कार्ड बनाना, उसे राशन उपलब्ध कराना और तत्काल नगद राशि ग्राम निधि से उपलब्ध कराने की व्यवस्था के लिए भी प्रदेश सरकार ने इसके बारे में कहा था। अगर कोई निराश्रित व्यक्ति मर जाता है, उसका अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं है, तो ग्राम निधि से या शहरी क्षेत्र में स्थानीय निधि से, या मैंने ये भी स्वतंत्रता दी कि जहां पे कोई निधि नहीं वहां पर आप TR-27 से पैसा निकालिए और फिर स्टेट से मुख्यमंत्री रिलीफ फंड से इस पैसे की डिमांड करिए। 5000 रुपए की राशि वहां पर उस व्यक्ति के अंतिम संस्कार को सम्मानजनक ढंग से संपन्न करने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये कार्य हमें करने में संकोच नहीं करना चाहिए। जरूरतमंदों को इस प्रकार की सुविधा का लाभ हमें देना चाहिए। कहीं पे कोई दुर्घटना होती है, हम इंतजार न किया करें कि शासन जब हमें कहेगा तभी हम इसमें कोई पहल करेंगे। हमारा दायित्व तो बनता है कि हम इन कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाएं। अच्छा होगा इस समय रेन बसेरे के कार्यक्रम, महिला स्वयंसेवी समूह को इसके साथ भी आप जोड़ सकते हैं। बहुत सारी जगह बहुत अच्छा कार्य महिला स्वयंसेवी समूह कर सकती हैं और ये कार्यक्रमों को हम जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ा पाएंगे अच्छा होगा, क्योंकि भीषण शीतलहरी प्रारंभ हो चुकी है। इसलिए कहीं भी कोई ठंड से न मरे, अलाव की व्यवस्था प्रॉपर रहे। तो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम सारी योजनाओं को जिक्र किया और कुटीर उद्योग को लेकर के लगातार MSME सेक्टर को लेकर के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लेकर के फोकस किया और साथ ही साथ रोजगार के साथ स्वरोजगार को बढ़ावा देने की बात की। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। सत्ता के गलियारे की हर खबर या हो सरकार से जुड़ी हर बात, राजनीति के तीखे हमले हो या हो राजकाज की हर चाल, जमीन से जुड़े मुद्दे हो या फिर पलायन की बात, उत्तराखंड में 30 से ज्यादा अनुभवी रिपोर्टर्स जो मैदान से लेकर पहाड़ों तक उठाएंगे मुद्दे की आवाज। देवभूमि से हर खबर हमसे लीजिए। देखिए उत्तराखंड लाइव सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे सिर्फ लाइव।
प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की तैयारियां जारी हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि अब देश भर में संपर्क अभियान चलाया जाएगा, जिसमें जन्मभूमि के इतिहास के बारे में लोगों को बताया जाएगा। चंपत राय ने यहां बताया कि देश को कम से कम आधी आबादी को श्री राम जन्मभूमि मंदिर की ऐतिहासिक सच्चाई से अवगत कराने के लिए देश के प्रत्येक कोने में घर घर जाकर संपर्क किया जाएगा। इसके अलावा समाज को राम जन्मभूमि के बारे में पढ़ने के लिए साहित्य दिया जाएगा। चंपत राय ने बताया कि पहले इस मंदिर को छोटा सा सोचा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 70 एकड़ जमीन ट्रस्ट के नाम कर दी, तो अब इसे बड़ा रूप दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि 3 मंजिला मंदिर की लंबाई 360 फीट, चौड़ाई 265 फीट रहेगी, जबकि भूतल से शिखर की ऊंचाई 161 फीट होगी। चंदे के लिए हम किसी को नहीं कह रहे। भगवान के घर बनाने में अगर आपका रुचि है तो पहले भगवान के घर बनाने का इतिहास समझ लो। हम किसी से चंदा नहीं मांग रहे, भगवान को मांगने की जरूरत नहीं है किसी से। ये अभियान कब से चलाया जा रहा है? मकर संक्रांति से जनसंपर्क अभियान शुरू करेंगे। तो लोग कैसे देंगे चंदा इसमें? स्वेच्छा से। सर कोई अकाउंट डिटेल वगैरह कैसे? स्वेच्छा से देंगे, और जो देंगे उसके बदले में हम कुछ ना कुछ उन्हें कूपन देंगे, रसीद देंगे। सर क्या लंबा अमाउंट अगर कोई देता है कैश की सुविधा के माध्यम से, तो क्या उसका चंदा? रसीद देंगे। और बैंक अकाउंट हमने अखबारों में प्रेषित किए हैं, लोग डायरेक्ट भी दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का ऑपरेशन माफिया के तहत प्रयागराज में माफियाओं और हिस्ट्री शीटरों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में शामिल प्रयागराज के सबसे खूंखार और माफिया अतीक अहमद के खास शूटर फरहान अहमद के आलीशान मकान को पीडीए ने बुलडोजर लगाकर ध्वस्त कर दिया। फरहान ने पहले दूसरे की जमीन कब्जा कर लिया और उसके बाद निर्माण करा लिया था, जिसे पीडीए ने 3 बुलडोजर लगाकर निर्माण को ध्वस्त कर दिया। प्रदेश सरकार का नीतिगत निर्णय है। पूरे प्रदेश में अपराधियों, माफियाओं, गैंगस्टरों को कठोर वैधानिक कार्रवाइयां की हैं, जिसके क्रम में जनपद प्रयागराज में आज फरहान कुख्यात अपराधी है। इनके अतीक गैंग का सक्रिय सदस्य है, वर्तमान में जेल में निरुद्ध है, हिस्ट्री शीटर है। राजूपाल हत्याकांड के मुख्य अभियुक्तों में से एक है। इसके द्वारा प्लॉट एरिया लगभग 700 वर्ग गज में अवैध निर्माण कराया गया था। पीडीए द्वारा प्रशासन और भारी पुलिस बल के सहयोग से पूरा डिमोलिश करवा दिया है। अब पॉइंट नंबर 2, ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा भी है और प्रदेश सरकार का नीतिगत निर्णय है कि जो जमीनें माफियाओं के कब्जे से मुक्त रही हैं उस पर योजनाएं लाई जाएं, ताकि भविष्य में दोबारा कब्जा न होने पाए और जन सामान्य उससे लाभान्वित हो। बुलंदशहर में कोविड वैक्सीनेशन की तैयारियां शुरू हो गई। बाकायदा जिला अस्पताल में कोविड वैक्सीन के स्टोरेज के लिए कोल्ड चेन बनाया गया। इसी कोल्ड चेन में कोविड वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जाएगा, जहां कोविड वैक्सीनेशन को 3 चरणों में होना है। पहले चरण में हेल्थ केयर वर्कर, दूसरे चरण में फ्रंटलाइन वर्कर और तीसरे चरण में 55 वर्ष आयु वर्ग से अधिक और गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों का कोविड वैक्सीनेशन होगा। वैक्सीनेशन से पहले लाभार्थी को कोविड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, इसके बाद ही वैक्सीनेशन संभव हो सकेगा। जिला अस्पताल के अलावा जिले के सभी प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी कोविड वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है। वैक्सीनेशन के बाद मरीज को 30 मिनट तक डॉक्टर्स के ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। सब कुछ ठीक होने पर ही मरीज को वैक्सीनेशन सेंटर से बाहर जाने दिया जाएगा। कोविड के लिए वैक्सीनेशन की तैयारी शुरू हो गई है, तो हमने इसको कोविड वैक्सीन रखने का एक्स्ट्रा स्पेस तैयार करा दिया है और ILR इसके CGRAM को प्राप्त हो जाएंगे, जिसमें कि वैक्सीन रखी जाएगी। और ये वैक्सीन हम लोग 3 फेज़ में लगाएंगे। पहले फेज़ में हेल्थ केयर वर्कर को, दूसरे फेज़ में फ्रंटलाइन वर्कर को और तीसरे फेज़ में जो उनकी आयु 55 से अधिक है या जो कोमॉर्बिड, जिनको कोई बीमारी है, कैंसर है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है या हार्ट पेशेंट है, उनके लिए पहले रजिस्टर्ड करेंगे। सभी जिनका रजिस्ट्रेशन होगा केवल वही वैक्सीनेशन के पात्र होंगे। बिना रजिस्ट्रेशन के किसी को वैक्सीन नहीं दी जाएगी।
वहीं फतेहपुर के जहानाबाद थाना के जाफरपुर सिठर्रा गांव में पुलिस ने और आबकारी टीम ने बड़ी कार्रवाई की, जहां अवैध रूप से संचालित शराब भट्टियों पर आबकारी टीम और पुलिस टीम ने छापेमारी की और छापेमारी के दौरान 180 लीटर अवैध शराब को जब्त करते हुए 8 कुंतल लहन मौके पर ही नष्ट कर दी, जहां से आबकारी टीम ने 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। बाद में शराब मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी कि वहां पे बड़े पैमाने पर कच्ची शराब बन रही है, जिसमें योजनाबद्ध तरीके से बकेवर पुलिस और जहानाबाद पुलिस को साथ में लेकर आबकारी टीम ने वहां पर छापेमारी की है, जिसमें कंजरन डेरा से 8 क्विंटल लहन मौके पर नष्ट किया गया है जो बरामद हुआ है और 180 लीटर शराब बरामद हुई है। 6 लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जाएगी। तो इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।